शुरू करें फिर? हाँ। पक्का? चलो, आज हम 12th की फिज़िक्स शुरू करेंगे। 3 चैप्टर है अपने बस पूरी फिज़िक्स में, ठीक है। 3 टॉपिक्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक ऑप्टिक्स और एक मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स के साथ अपने पास एक नाम और ऐड होता है, वो है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो अपना है कम से कम भी 4 महीने का। ऑप्टिक्स जो है वो अपने पास कम से कम है 2 महीने का, और मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर ये है कम से कम 2 मंथ्स का। तो सारा सिलेबस ये अपना 10 महीने का है, ठीक है। बड़े आराम से हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अपने को पढ़नी है कुल मिला के कुछ चीज़ें, जिसमें सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे नंबर पे आएगा करंट, तीसरे नंबर पे आएगा मैग्नेट, चौथे नंबर पे आएगा एसी। एसी याद है क्या था? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एसी प्लस ईएमआई, ईएमआई याद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और 5वें नंबर पे आएगा ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसमें भाई तुम्हें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि तुम इसमें से आईसीएससी के अंदर ये वाली चीज़ पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्टिक्स में अपने पास 2 ही पार्ट हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, मंजीत सर की फेवरेट, और एक है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और तीसरा जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसके अंदर अपने को पढ़ना है एटम के बारे में, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है 11th क्लास में, ऑलमोस्ट सेम है। फिर अपने को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियाई, ठीक है, प्लूरल में अगर हम बात करें तो। और तीसरे नंबर पे अपने को पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स, ड्यूअल नेचर, इसी के अंदर है ड्यूअल नेचर, ठीक है। और एक पढ़ना है अपने को सेमीकंडक्टर्स प्लस लॉजिक गेट, ठीक है। ये अपना पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है अक्टूबर के 2nd वीक तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 15 से 20 अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना पूरा नवंबर रिवीजन चलेगी, दिसंबर में आपकी प्रैक्टिकल्स होती रहेगी, जनवरी में आप फिर से क्लास रिज्यूम करेंगे बोर्ड की तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है, ठीक है। आज आप क्या करने वाले हैं? आज मैं आपको देने वाला हूँ सारा का सारा रिव्यू, या फिर कह लो रिवाइज़ करने वाले हैं। जब 11th क्लास में जाते हो तो उसमें एक चीज़ बताते हैं जनरली टीचर, कि जो 9th में पढ़ा है वो 11th में है, और जो 10th में पढ़ा है वो 12th में है। ऐसा सुना है फिजिक्स के अंदर, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे 9th के अंदर तुमने पढ़ा था मोशन के बारे में, वर्क एनर्जी पढ़ा था, वो सारा का सारा 11th में पढ़ लिया, ठीक है। और 10th में सीबीएसई की अगर आप बात करें तो तुमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, मैग्नेटिज्म पढ़ा है और लाइट पढ़ा है। ये तीनों के तीनों इसके अंदर हैं पहले से, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं ना, वो सारे के सारे वो टॉपिक करने वाले हैं जो 10th में भी थे और 12th में भी आ गए, ठीक है, आने वाली 1-2 क्लासेस में, ताकि आपको सारा का सारा याद आ जाए और 12th क्लास मुश्किल ना लगे। जनरली बच्चों को 11th के बाद 12th थोड़ी सी आसान लगती है, क्योंकि 9th जो 10th से 11th में जंप करते हैं ना, तो लेवल बढ़ जाता है, ठीक। और अब तुम्हें थोड़ा मुश्किल करने की आदत हो चुकी है 11th के अंदर, तो दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। जहाँ पर भी दिक्कत आए उसी टाइम मुझे रोक देना, मुझे बता देना, ठीक है। शुरू करें फिर? बताओ किससे शुरू करें? अपने पास जो 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में एक तो रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, एक करंट पढ़ा था, एक मैग्नेटिज्म पढ़ा था। अगर आप करंट शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म, तो उसके लिए अपने को करंट करना पड़ेगा या फिर लाइट करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ आज हमें शुरू करनी चाहिए जो तुम 12th में रिलेट कर पाओ? क्या रे ऑप्टिक्स कर लेते हैं। चलो, रे ऑप्टिक्स में जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं। क्या रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है? रिफ्लेक्शन में क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, वो तो रिफ्रैक्शन था। रिफ्लेक्शन था, बढ़िया, याद है। तो रिफ्लेक्शन में क्या था? बाउंसिंग बैक था, बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम। मीडियम क्या था जिसमें लाइट चलती है? वो मीडियम होता था, ठीक है। अच्छा, मीडियम कितने टाइप के थे?
और डेंसर एयर डेंसर रेयर दो थे। डेंसर में स्पीड कम होती है। और रेयर में ज़्यादा होती है। रिफ्लेक्शन के अंदर तुमने पढ़ा था दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज्ड, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, आसान तरीका क्या बताया जाता है उसमें, रेगुलर के अंदर क्या बनती है, इमेज बनती है, और इरेगुलर के अंदर क्या बनती है, शेडो बनती है। ऐसा कुछ याद है? अगर आप दीवार के सामने खड़े हो जाओ तो दीवार में क्या बनेगी, शेडो बनेगी, यानी कि उसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और शीशे के सामने खड़े हो जाओगे तो इमेज बनेगी, एज इट इज़ दिखता है अपने को। रिफ्लेक्शन में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन। इसमें क्या था, इसमें था बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, याद है? इसके अंदर एक टर्म अपन ने क्या पढ़ी थी, म्यू, ठीक है, जिसको एन भी बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता था अपने को कि स्पीड इन मीडियम बाय स्पीड, लाइट कितना मुड़ेगी, लाइट की स्पीड का क्या होगा, ऐसा कुछ याद है? ठीक है, याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये क्वेश्चन आता था पेपर में, 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, 2.43 जो भी था। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऐसा कुछ था। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है? एक तो था एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था इसमें मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद है, 1/f = 1/b - माइनस नहीं था, प्लस था, लेंस में आता है माइनस। हाँ ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज थे, पहला तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर था, दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऐसा कुछ याद है? ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होता है, रेगुलर के लिए या डिफ्यूज के लिए? आंसर है दोनों के लिए। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, दोनों के लिए होता है। क्या ये चीज़ याद रहेगी? पक्का? ठीक है, ये सारा का सारा अपना पुराना है जो अपने को काम आएगा 12th के अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्शन अपन ने पढ़ लिया। अब रिफ्लेक्शन के अंदर अपने पास दो टाइप के वो आते थे केसेस, एक आता था इसमें प्लेन मिरर और एक आता था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते थे बताओ? दो। कौन से? कॉनकेव और कन्वेक्स, याद है ऐसा कुछ? ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होती थी कन्वेक्स की? कितनी भी हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग थी। साइन क्या था, साइन कन्वेंशन कुछ याद है? इस तरह से एक प्लस का साइन बनाते थे, जो चीज़ लेफ्ट में आ रही है वो नेगेटिव, जो राइट में आ रही है वो पॉजिटिव, जो ऊपर की तरफ आ रही है और जो नीचे की तरफ आ रही है। पुरानी चीज़ें सारी याद है, एज इट इज़ 12th में आने वाली। ठीक है, ये सारा इसलिए बताया जा रहा है आपको ताकि ये ना लगे कि 12th की फिजिक्स मुश्किल है। ठीक है, 12th की फिजिक्स मुश्किल कब लगती है, जब सामने क्वेश्चन पेपर रखा हो, उसके अलावा कभी भी मुश्किल नहीं लगती। ठीक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जब पेपर सामने रखा हो तो भी मुश्किल ना लगे। ठीक है, क्योंकि 80% तो अपना एज इट इज़ आ ही जाता है, तुम्हें तो पता ही है। ठीक है, इस चीज़ का कोई डाउट हो तो? हाँ ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बारे में पता लग गया अपने को। रिफ्लेक्शन में क्या था, दो चीज़ें थी, पहला क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता था, सेम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। और दूसरा क्या था, एंगल आई ना नॉट इक्वल टू एंगल आर। इसमें क्या होता है, या तो एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आई छोटा होगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। एंगल आई बड़ा कब होता है, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए, रेयर से डेंसर, याद आ रहा है? और ये कब होता था, जब डेंसर टू रेयरर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? ठीक है, और इसको जब साइंटिस्टों ने पूछा कि ये तो कोई लॉ हुआ नहीं, तो एक साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की थी, क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है अपने को, साइन आई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू क्या था, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया था, आर आई फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या थी, यूनिट तो थी नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, साइन आई। साइन की यूनिट क्या होती है? हाँ जी, वो जो बुकलेट है उसके अंदर फी स्ट्रक्चर था, वो निकालना है क्या? नहीं, वो साइड में रखा है, मैं देता हूँ। ठीक है, तो साइन आई क्या था, साइन ऑफ एंगल आई।
मैं इधर भी हूँ इससे सर पहले स्कूल में पढ़ाता था विजिटिंग में। याद है पुरानी चीज़ें? ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और भी था। ओके, तो चीज़ें याद है ये सारी? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड इन वन मीडियम वन या वन मीडियम डिवाइड में स्पीड इन सेकंड मीडियम। इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम। ठीक है। अगर ये फर्स्ट मीडियम क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए, अगर ये वैक्यूम हो जाए तो क्या होता है? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते थे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा कुछ सुना है? ठीक है, याद करो, तुमने कुछ ऐसा सुना होगा, μ12 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, μ21 ये क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ऐसा कुछ याद है? आज आईसीएससी वालों का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि एक ग्लास का कोई भी स्लैब है, रेक्टेंगुलर नहीं था, उसमें लाइट ऐसे जाती है और फिर मुड़ जाएगी, याद है? और उसके बाद फिर इधर मुड़ जाएगी, ऐसे ही था। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते थे? इंसिडेंट। इस एंगल को क्या बोलते थे? रिफ्रैक्शन का। ठीक है, और एक हिस्सा तो ये वाला हो गया। ठीक है, दूसरा हिस्सा ये वाला। अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, अब ये वाला क्या होगा? इंसिडेंट। ये वाला क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या था कहा क्वेश्चन में कि साइन आई बाय साइन आर कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं कि है I1 R1 I2 R2। तो साइन I1 बाय साइन R1 को अगर हम साइन I2 बाय साइन R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो कुछ भी क्यों नहीं, कुछ तो आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, 1 कैसे आएगा? ऊपर क्या मान ले? R1 I2 इक्वल होगा। हाँ, इक्वल गिवन नहीं, ये गिवन था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है। तो लेकिन R1 I2 इक्वल, इसके अगर मान लो ये चीज़ इक्वल है और ये चीज़ इक्वल नहीं है तो क्या इनका रेशियो इक्वल हो सकता है? ये भी तो चीज़ है ना। ठीक है, तो अब इसको देखना कि इसका आंसर क्या आना था। जो लॉजिकल था उसने तो कर दिया इसका आंसर, हालांकि सबका आंसर गलत था मेरे रूम में जिनके एग्ज़ाम थे। ठीक है, तो ऊपर वाला बताओ क्या हो रहा है? एयर से ग्लास में आ रही है, तो यहाँ से जो साइन I1 बाय साइन I2 आएगा, I1 बाय R1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मानते हो? ग्लास से एयर में जा रहे हैं। अब इस केस में क्या आएगा बताओ? एयर से ग्लास में जा रहे हैं, साइन I2 बाय साइन R2। अब इसमें क्या हो रहा है? हाँ, एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो जिसमें जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। इस केस में क्या होगा बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये होगा। ठीक है, अच्छा, इसका क्या आता है बताओ? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, 1। ठीक है, ये याद है ना तुम्हें कि पहले क्या हुआ था मैंने? μ12 इज इक्वल्स टू μ1 बाय μ2। ऐसा कुछ याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा तो अब याद आ गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। इसका क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसका क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये आपस में कट के क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था, टाइम पे याद आ जाए तो नंबर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो? ठीक है, पुरानी चीज़ें हैं, जहाँ गड़बड़ लगे कर पाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने करवाया हुआ है ना CBSE में, इसलिए मुझे बताया। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अच्छा, एक तुमने पढ़ा हुआ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या था? मतलब जिस एंगल पे अगर इंसिडेंट पड़ेगी, हाँ, उसी को रिट्रेस कर लेगी। लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है अगर एंगल आई और एंगल आर 0 हो जाए। ठीक है, मान लो कि अपने पास ऐसे एक शीशा है। ठीक है, एक लाइट ऐसे आ रही है, तो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल ये होता है 90 डिग्री पे।
ठीक है, बताओ इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल पे जाएगी। सेम एंगल पे जाएगी। अगर ये एंगल आई है तो इतना ही एंगल बनते हुए इधर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आई और आर दोनों के दोनों ही जीरो हो जाए, उस केस में क्या होगा अपने पास? रिट्रेस कर लेंगे। हाँ, तो जैसे अपने पास मान लेते हैं कि फॉर्मेट मांग रहे थे उसका स्कॉलरशिप टेस्ट का, वो थोड़ा इस तरह से clear कर सके। एंगल आई कितना? ज़ीरो। एंगल आर कितना? ज़ीरो। तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ मिरर को ऐसे एडजस्ट कर दें कि एक मिरर ऐसे लगा दिया, एक मिरर को ऐसे लगा दिया, और एक मिरर को कैसे लगाएं कि एक को ऐसे लगा देते हैं एक बार के लिए, और हमने लाइट को यहाँ से इस तरफ फेंका इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से वो इधर चली जाए, फिर यहाँ से वो इधर चली जाए, उसके बाद फिर वो ऐसे जाएगी सीधी की सीधी। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कोई मिरर लगा दूँ तो लाइट जैसे ही इससे टकराएगी उसी टाइम क्या होगा, वो इसी रास्ते से वापस जाएगी, रीट्रेस कर लेगी, ठीक है। ये क्या था? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सारी की सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें अपने को 12th में भी करनी है, ठीक है। इसमें और चीज़ें क्या आती हैं? अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में कुछ याद है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की खास बात क्या थी? सीधा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट इससे 2 मीटर दूर है तो इमेज भी इससे कितना दूर होगी? 2 मीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का। u इज इक्वल्स टू वी। u क्या होता था? यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज। ho इज इक्वल्स टू hi। ये क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। और मैग्नीफिकेशन इसकी कितनी आती थी? हमेशा +1, हमेशा +1 आती थी। hi/ho दोनों बराबर है तो रेशियो कितना आएगा? ठीक है, दोनों बराबर है तो 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन प्लस का मतलब क्या था? इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसको 12th में वो क्या बताएंगे कि ऑब्जेक्ट इधर था पहले, मान लो 2 मीटर दूर था, ये 40 सेंटीमीटर आगे आ गया। कितना? 40 सेंटीमीटर। अब बताओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है? 160। काश, क्या? ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर आगे आ गया, यानी कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अच्छा, दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। 320। आंसर, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस कितना है? 320, ठीक है। देखो, सोच के देखो, अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया? 1.6। ये कितना बच गया? 1.6। ऑब्जेक्ट इमेज के बीच डिस्टेंस कितना है? 3.2 मीटर या 320 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट इस तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इमेज कितने से भागेगी? 2 से भागेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसे भागेगी? रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी याद है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज पूछे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसका क्या आएगा? 2 - 2 0, लेकिन 0 तो है नहीं, इमेज तो चलती हुई दिखेगी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ की है। गड़बड़ क्या की है? ये वेक्टर होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो इमेज किधर आएगी? इधर। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट। तो VO की वैल्यू 2, VI की वैल्यू -2। माइनस क्यों लिया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अगर आप इस वाले को नेगेटिव मानते हैं तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इस वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये चीज़ें याद है? ठीक है। तो इस केस की वजह से बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज 4 आ जाएगी। 2 माइनस 2 4 आ जाएगी। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? जहाँ मुश्किल लगे मुझे रोक देना भाई, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपको पहले से आती थी, लेकिन एक बार वक्त की धूल पड़ गई है। 1 साल हो चुका है इन चीज़ों को पढ़े हुए, तो रिवाइज हो रही है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको 12th में पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है? ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में पता चल चुका है, रिवर्सिबिलिटी पता चल गया। अच्छा, रिफ्रैक्शन के बारे में आप बात कर रहे थे, पूरी बात हुई नहीं थी कि आपने को म्यू के बारे में पता चल चुका है? म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। इससे अपने पास एक वो आता था रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ऐसा कुछ याद है? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, ठीक है। याद करो अपने पास एक ग्लास है, ठीक है, हमारे पास एक ग्लास है, उसके अंदर अपन ने पानी भर दिया और इसके अंदर अगर हम पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल अपने को कैसे दिखाई देती थी? ऐसे है पेंसिल, ठीक है। अपने को कैसे दिखाई देगी वो? यहाँ से एक नॉर्मल बनेगा और रियलिटी में अपने को वो यहाँ से ऐसे बेंड होके दिखाई देती थी, ठीक है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो रेयर टू डेंसर लाइट मुड़ जाती है उसके से, रियल में लाइट थोड़ा ना मुड़ी है, मतलब रियल में तो लाइट मुड़ी है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना मुड़े, ठीक है। इससे से अपने को ऑब्जेक्ट कैसा दिखता था? बुढ़ा हुआ दिखता था, याद है? उसी तरह से अगर अपने पास ऐसे एक बर्तन है, उसमें अपन एक सिक्का रख दिया, ठीक है, नीचे बॉटम में एक सिक्का रख देते हैं अपन, 5 का 10 का जो भी सिक्का आपके पास अवेलेबल है, और पहले अपने को दिखेगा, उसके बाद फिर अपन इसको यहाँ तक पानी से भर दिया। अब बताओ सिक्का कहाँ दिखेगा? कॉइन ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा? थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, शिफ्ट हो जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा हुआ याद आ रहा है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ऐसा कुछ याद आ रहा है? ठीक है, चीज़ें वही है, ठीक है। उसके बाद आपने एक लेंस पढ़ा होगा। लेंस कितने टाइप के थे? कौन से? कनकेव एंड कन्वेक्स। इसमें से कन्वर्जिंग कौन सा था? मिरर में था कनकेव। लेंस में क्या था? कन्वेक्स क्या था? कन्वर्जिंग। कनकेव क्या था? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या था? कन्वर्जिंग मतलब जो इकट्ठा कर दे, डाइवर्जिंग जो फैला दे, स्कैटर कर दे, फैला दे, याद है? ठीक है। कन्वेक्स की शेप याद है? कुछ ऐसे थी। कनकेव की शेप याद है? कुछ ऐसे थी। अच्छा, मिरर में शेप कैसे थी? ये कौन सा बता नहीं है मैंने, बताओ। कन्वेक्स कनकेव? अगर ऐसे हो तो कनकेव। अभी कुछ नहीं पता, पेंट करने में पता चलेगा। अब बताओ। कन्वेक्स हो गया, ठीक है। ये कौन सा है? ये कनकेव है। अच्छा, क्या पेंट किया मैंने? पेंट नहीं किया ना। अब बताओ कौन सा हो गया? कन्वेक्स किया। पेंट किए बिना अपने को नहीं पता चलेगा कौन सा है, ठीक है। खुश हो गए? खुशी के मारे रो रहे हो? ठीक है, ये सारी चीज़ें याद है पहले से ही, ठीक है। लेंस से अपन ने सीखा था लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ऐसा कुछ याद है? एक चश्मे का नंबर बताया था मैंने तुम्हें, क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ लेंस 1/f। एफ किस में होना चाहिए? डाय ना, वो तो यूनिट है उसकी। हाँ, फॉर्मूला क्या था इसका? 1/f। एफ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 100/f, ठीक है। अगर कोई कहे इसको 2.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी है उसकी? यहाँ पे रखोगे 2.5 इज इक्वल्स टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एफ की वैल्यू क्या है? 1/2.5, 10/25, 2/5, 0.4 मीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है उसका चश्मा लगा हुआ है। अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब कनकेव। अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब कन्वेक्स। कोई कहता है माइनस का चश्मा लगा हुआ है, कनकेव लगा हुआ है। कोई कहता है प्लस का चश्मा लगा हुआ है, कन्वेक्स लगा हुआ है। मोस्टली माइनस होते हैं, हाँ, जनरली दूर की नज़र कमज़ोर होती है, ठीक है। मायोपिया, ठीक है, तो मायोपिया होता है। प्लस का जिनका भी सुना है ना, वो जनरली बड़े होते हैं 35 से ऊपर, ठीक है। अब कोई जानबूझ के कंपटीशन में आके छोटा बच्चा प्लस का लगवा ले, आंखें कमज़ोर तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन जनरली कन्वेक्स वाला बड़ों में देखा जाता है, ठीक है। और बाईफोकल लेंस, प्रेस बायोपिया, ऐसा याद है? बायो बड़े होंगे, मायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। आईसीएसई में बायो में थे और उसमें अपने सीबीएसई में, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, हाँ थी साइंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें आती है पहले से, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो? सेम चीज़ें अपने को 12th में भी पढ़नी है। अब इसमें अलग क्या आएगा? तो अलग आएंगे कुछ और टॉपिक्स जो इस चैप्टर को थोड़ा सा लेंथी बनाते हैं, 2 महीने तक चलाते हैं, ठीक है। आपने सुना है कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है वो पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और 10th क्लास में कुछ टीचर होते हैं जो स्टाइल मारने के लिए बता देते हैं कि वेव नेचर भी होता है, ड्यूल नेचर भी होता है, बड़ी क्लास में पढ़ोगे,
ठीक है, जनरली सब बताते हैं, खासकर जो 11th-12th को पढ़ा रहे हो तो बताते हैं। ठीक है, सर ने बताया होगा। हाँ, मंजी सर ने मंजीत सर से कहाँ पढ़ा? 9th 10th में थोड़ा टाइम तो पढ़े थे ना, 1 महीना। चलो कोई बात नहीं, मुद्दे की बात ये है कि वेव नेचर भी होता है, मैंने ये बताया था। ठीक है, कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक वेव और एक पार्टिकल। वेव नेचर के ऊपर सारी की सारी लड़ाई होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वेव नेचर है तो कोई ना कोई साइंटिस्ट लेके आ जाएगा कि वेव नेचर है तो ये वाली थ्योरी प्रूव करके दिखाओ वेव नेचर से, उससे प्रूव नहीं होगी। ठीक है, वे पार्टिकल नेचर है, कोई ना कोई साइंटिस्ट लेकर आ जाएगा कि ये वाली थ्योरी प्रूव करके दिखाओ। तो लाइट को आप क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर। ठीक है, लाइट के 2 नेचर होते हैं, इट इज़ पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है, अपने को पार्टिकल नेचर से आंसर नहीं मिल रहा तो वेव नेचर लगा दो, वेव से नहीं मिल रहा तो पार्टिकल नेचर लगा दो। ठीक है, इसके बारे में एक बहुत पुरानी कहानी है। किसमें? हाँ, सिंपल सा यही है, उससे आंसर नहीं मिल रहा, वेव नेचर लगा के देख लो, उससे आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, या तो पार्टिकल नेचर से मिल जाएगा या वेव नेचर से मिल जाएगा, किसी से नहीं मिल रहा तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, या साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ठीक है, और साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है जिसका आंसर ना दे पाए, ये आंसर हम बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हम कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल नेचर के ऊपर पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स है और वेव नेचर के ऊपर पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, एक बहुत पुरानी कहानी आती है इसमें, लोग कहते हैं कि सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन ने बात की थी। ठीक है, उससे पहले किसी ने की होगी लेकिन न्यूटन फेमस था, उसकी बातें सुनते थे। तो न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट इज पार्टिकल। ठीक है, न्यूटन ने कहा था, और इसने कॉर्पेस्कुलर थ्योरी दी थी लाइट के लिए कि लाइट के जो पार्टिकल है वो कॉर्पेस्कुल्स के फॉर्म में है। कॉर्पेस्कुलर थ्योरी कि वो एक बॉल की तरह है, जैसे किसी चीज़ से बॉल आगे टकराती है वैसे लाइट के पार्टिकल भी टकराते हैं। हालांकि पैकेट के फॉर्म में वो बहुत बाद में आया था, 200 साल बाद। ठीक है, तो ऐसा उसने कह दिया, लोगों ने कहा कि इतना बड़ा साइंटिस्ट बोल रहा है तो मान लेते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए थे हाइजेंस। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है तो जब करेंगे तब करेंगे इसको। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इसने कहा कि लाइट इज़ वेव। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, ये डिप्रेशन में चला गया। कहते हैं कि नस काटने वाला था, ये कुछ लोगों ने दरवाज़ा खड़का दिया कि भाई तुम्हारी थ्योरी प्रूव होगी, 2-4 साइंटिस्ट ने और कहा है। ये सिर्फ कहानियाँ है, सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है, एक मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी निकाली, उसने भी क्या कहा, लाइट इज़ ए वेव। 2 साइंटिस्ट ने वेव के ऊपर ठप्पा लगा दिया। एक साइंटिस्ट आया यंग्स के नाम से, उसका नाम ही यंग्स था, शायद 40 की उम्र में से एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, यंग्स मॉडुलस वाला, यंग्स मॉडुलस याद है? तो यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने भी क्या कहा, लाइट इज़ वेव। बोले तो हर तीसरा बंदा वेव वो बोल रहा है वेव, इसका मतलब न्यूटन तो गलत साबित हो गया। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि न्यूटन ने फिर दोबारा जन्म लिया एल्बर्ट आइंस्टाइन के रूप में। ठीक है, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, फिर वो बोला कि अगर वेव है तो ये वाली चीज़ें प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो इसने यही कहा, अपनी पुरानी राग छेड़ा कि लाइट इज़ पार्टिकल। पुराना जन्म इसको याद आ रहा था, ऐसा लोग मानते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए डिब्रोय, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली। ब्रोगली नहीं है, डिब्रोय बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश। तो इसने क्या कहा कि लाइट इज़ बोथ, लड़ो मत, दोनों है। लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, जिसको जो समझ में आए ना वो कर लो। लोगों की लड़ाई बंद हो गई। ठीक है, और ये है इसके पीछे की कहानी। तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, इसके बारे में अपने को पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, इसके बारे में अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इसके बारे में अपने को पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद लगता है कि हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उससे पहले तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, या तो चीज़ें बहुत आसान लगेगी या चीज़ें बहुत मुश्किल लगेगी। दैट टोटली डिपेंड कि आप क्लास में कितना अलर्ट रहते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा है जो हमने 10th क्लास में लाइट के बारे में पढ़ा हुआ। पुरानी चीज़ों में कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ, पक्का? चलो फिर फटाफट से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था कि स्नेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर हमेशा कांस्टेंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक मीडियम उठाया। ठीक है, या मान लेते हैं कि जैसे ने पानी उठाया था, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं वाटर था, और ऊपर एयर। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं कि अरे हो जा, हाँ हो गए, ओके।
उसने अलग अलग कलर्स के अलग अलग एंगल के ऊपर एक लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करवाया, ठीक है। कहाँ गए वो, छोड़ो। अलग अलग एंगल्स के ऊपर उसने लाइट को इंसिडेंट करवाया इस तरह से। यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू अलग है, यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू अलग है, और यहाँ पर भी एंगल आई की वैल्यू कुछ और है, ठीक है। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब लाइट जब एयर से वाटर में जाएगी तो क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर में क्या होता है, नॉर्मल के पास, नॉर्मल से दूर, सोच के बताओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसको रियल में ऐसे जाना चाहिए था, इसको रियल में ऐसे जाना चाहिए था, इसको रियल में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऑब्जर्व क्या किया, ये लाइट यहाँ मुड़ गई। इसने ऑब्जर्व क्या किया, लाइट ऐसे मुड़ गई। उसने ऑब्जर्व क्या किया, लाइट मुड़ गई। एंगल आर कौन सा होता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल आर था, यहाँ पर एंगल आर था, यहाँ पर एंगल आर था। उसने क्या देखा कि अलग अलग एंगल आई की वैल्यूज़ के लिए एंगल आर की वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो आई और आर में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। तो उसने उठाई ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, पुट करके देखने लगा, साइन देख लेते हैं, कोस देख लेते हैं, टेन देख लेते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, 3 से काम चल जाएगा। उसने साइन रखा, सबसे पहले उसने निकाला साइन आई बाई साइन आर, पहले केस के लिए मान लो ये I1 है, ये R1 है। दूसरे केस के लिए निकाला साइन I2 बाई साइन R2। तीसरे केस के लिए निकाला साइन I3 बाई साइन R3। उसने देखा कि तीनों का रेशो सेम आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ उसने ऑब्जर्व की, तो बोला कि कुछ तो बात है भाई जिसकी वजह से ये सेम आ रहा है, और उस कुछ बात है को क्या नाम दिया उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल के उसके लिए अलग, हाँ, हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू ये आ रही थी। वाटर के लिए उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है, सेम मटेरियल के लिए सारी सेम आएगी। उसको लगा कि हर चीज़ के लिए शायद यही वैल्यू आती हो, तो उसने क्या किया, फिर वाटर की जगह क्या उठा लिया, एक गिलास उठा के देख लिया, ठीक है। अब उसने ग्लास के साथ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। नॉर्मल नंबर 1, नॉर्मल नंबर 2, नॉर्मल नंबर 3, अलग अलग कलर्स की लाइट को उसने अलग अलग एंगल्स के ऊपर ड्रॉप किया। रिजल्ट फिर भी वही कि एक लाइट तो मुड़ गई इधर, एक लाइट मुड़ गई इधर इसके अकॉर्डिंग, और लाइट मुड़ती चली गई, ठीक है। इसने फिर यही काम किया यहाँ पे। इस बार भी वैल्यू सेम आ रही थी, लेकिन जो वैल्यू वाटर के केस में आ रही थी ना, वो इस केस में नहीं आ रही। तो उसने क्या यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि फर्स्ट थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वो कितना Depends. बेंड कर सकती है उसको निकालने के लिए साइन है साइन है, हाँ, मटेरियल का, मटेरियल की प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन मीडियम, या फिर इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर सोचा कि देख लेते हैं कभी सर मटेरियल की या कुछ और पे भी डिपेंड कर रहा हूँ। उसने उसको गर्म ठंडा करके देखा, तो उसने क्या कहा कि ये तो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर आएंगे, पास पास आएंगे, सोच के बताओ ना। मैं तो कहीं नहीं टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्ट पार्टिकल पास पास आएंगे, टेम्परेचर ठंडा करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसने इसको क्या नाम दिया कि साइन आई बाई साइन आर से निकल जाएगा। कोस और कोस आई बाई कोस आर करके देखा, पता नहीं, जब साइन से आंसर आ गया, हो सकता है उसने किया, हो सकता है ना भी किया हो, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये सब के लिए सस्पेंस है कि कोस से आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है, मन करे तो, लेकिन मत ही करना, क्यों पंगा लेना, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि अपने कोई चीज़ पता होनी चाहिए कि आ कैसे रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये चीज़ याद है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है ये। चलो जी, यहाँ से अपने पास एक लाइट आती है, लाइट की रे इस तरह से कुछ, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये इधर मुड़ जाएगी, ठीक है।
ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। क्या चीज़ें क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पार्ट को दोबारा बना रहा हूँ, ज़्यादा सर्कल कर दिया, ज़्यादा बड़ा, सिर्फ इतने पार्ट को, और एक सिर्फ इतने पार्ट को अलग से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक लाइन तो ऐसे है, एक लाइन कुछ ऐसे है, ठीक है दोनों की दोनों स्ट्रेट हो गई लगभग 90 डिग्री पे, ठीक है। अगर मैं इस साइड को जोड़ दूँ तो क्या बन गया, क्या बन गई, राइट एंगल, ट्रायंगल बन गई, ठीक है। ये साइड क्या है, ये एंगल क्या है, वाह एंगल आई है। इसके सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज। वाह, अच्छा वो तो वो है, ये कौन है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सेम चीज़ इस ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। ये इसका नॉर्मल आ गया, ये यहाँ से आई रिफ्रैक्टेड रे, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये क्या है अपना एंगल आर, ठीक है। सेम हाइपोटेन्यूज के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम होगी, अलग होगी, पेंडिकुलर की हाँ अलग होगी, अलग होगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सेम ली अपन ने, तो एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल आई है और एक में आर है, तो अगर एच सेम है तो पी सेम होना चाहिए, क्यों, सेम है नहीं, पी सेम नहीं है दोनों का, एच दोनों का सेम है हाइपोटेन्यूज, तो क्या पी सेम होना चाहिए। होना अगर चाहिए, ये होना साइड चाहिए। इस साइड के इक्वल है तो क्या पी की वैल्यू भी सेम होगी, नहीं क्यों, जरूरी नहीं। अरे वो थोड़ी ना है, ये क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एक ही एंगल सेम है, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये साइड छोटी है, ये वाला भी छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। क्या जितने टाइम तक यहाँ लाइट ट्रेवल करेगी उतने टाइम तक यहाँ करेगी, नहीं सेम थोड़ी होगा, किसमें, अरे टाइम तो सेम ले सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे, डिस्टेंस सेम नहीं लगेगा, डिस्टेंस अलग अलग होगा, अपन टाइम को सेम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या डिस्टेंस को सेम रख देते हैं, अपनी तरफ से एक चीज़ को सेम रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि जब हम साइन आई और साइन आर को थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं तो अपने को ये भी मिल जाता है कि स्पीड इन ऊपर वाला मीडियम जिसमें आई बन रहा है और स्पीड इन नीचे वाला मीडियम जिसमें आर बन रहा है, ठीक है, ये भी आ जाता है, ठीक है। टाइम सेम लेके टाइम से टाइम कट जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू अलग रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इस तरह से करके निकाल सकते हैं आप। तो जो दूसरा फॉर्मूला आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको आप एन भी बोल सकते हैं, म्यू भी बोल सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, साइन आई बाई साइन आर। जो दूसरा फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। मीडियम वन कौन सा है, सी वो जिसमें एंगल आई बनता है, एंगल और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मीडियम टू कौन सा है, जिसमें क्या बनता है, मीडियम वन कौन सा है, एंगल आई, जिसमें एंगल आई बनता है, और मीडियम टू कौन सा है, जिसमें एंगल आर बनता है। एंगल आर क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये चीज़ें याद है, याद रहेंगी, आर यू श्योर। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है, ठीक है। वैक्यूम वाला स्पेशल केस का मतलब ये है कि अगर हम ऊपर वाले मीडियम को फिक्स कर दें, इसको हम वैक्यूम ले लें, ठीक है, सी बाई वी। तो वैक्यूम क्यों लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, इज कांस्टेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसके अलावा हर चीज़ वेरिएबल है। सी की वैल्यू तो आप 3 ठीक है, हाँ, इसको आप सी से डिनोट करते हैं और सी की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, 3 × 10 की पावर 8 कर दी, ठीक है। हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना 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 2.99 होती है, ठीक है, 2.99 समथिंग होती है, एक बड़ा सा नंबर आता है, याद करो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन, उसके अंदर बताते हैं स्पीड ऑफ लाइट की 299891 जो भी है वैल्यू, अजीब सी वैल्यू, मीटर पर इतने मीटर चलता है वो लाइट के अंदर, किसी मीडियम के अंदर, उसको 1 मीटर बोलते हैं। 1 मीटर की डेफिनेशन याद है, क्या
नाइन्थ नहीं 11th क्लास, 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन में जब 1 मीटर की डेफिनेशन बनाते हैं तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है, लेकिन आप उसको 3 × 10⁸ ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ऊपर वाली मीडियम को फिक्स कर दिया, यानी कि आप हर चीज़ को वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें क्या होगा? स्पीड इन वैक्यूम, किसकी स्पीड? लाइट की, डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम, किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड होगी। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल केस आ गया। लेकिन क्या लाइट हमेशा वैक्यूम से आती है? अभी एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है ना, और वाटर से ग्लास में भी जा सकती है। तो अपने जो काम का है वो क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? μ12 = μ1/μ2। μ1 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। μ2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम 1 का? c/v। तो इसको आप ले लेते हैं c/v1, पहले वाले में स्पीड मान लेते हैं v1, ठीक है। इसको क्या ले लेते हैं? c/v2। क्या हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख दें? जब मैं इस वैल्यू को यहाँ रखूँगा, इस वैल्यू को यहाँ रखूँगा, तो मेरे पास μ12 की वैल्यू क्या आएगी? c/v1 डिवाइड में c/v2। ये पलटी मार के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? c/v1 × v2/c। c ने c को काट दिया, क्या बचा अपने पास? v2/v1। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपने पास एक फॉर्मूला और क्या आया? एक तो आया μ1/μ2, दूसरा क्या आया? v2/v1, और तीसरा सदाबहार फॉर्मूला क्या आया? sin i/sin r। हमारे लिए क्या आसान है, स्पीड ऑफ लाइट मेजर करना या एंगल मेजर करना? ऑफ कोर्स एंगल मेजर करना। और स्पीड ऑफ लाइट अपने पहले मेजर कर रखी है, c की वैल्यू अपने को पता है, तो उसकी हेल्प से अपने अलग अलग मीडियम में स्पीड की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता चला? ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपको याद है कि प्लेन मिरर था अपने पास, उसके बारे में बातें बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, कन्वेक्स और कनकेव मिरर भी थे, कनकेव एंड कन्वेक्स, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव के 6 केसेस होते थे डायग्राम वाले, कन्वेक्स के 2 केसेस होते थे, कुछ याद है? ठीक है, इस तरह से अपने पास एक मान लेते हैं मिरर है, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, यहाँ से पेंट कर दिया, क्या बन गया? कनकेव बन गया। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते थे? प्रिंसिपल फोकस ना, नहीं, P4 पोल, क्या था? पोल, याद है? हाँ, पोल। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते थे? पाथ, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलते थे? फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ को क्या बोलते थे? फोकस, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे? वाह, अच्छा, सी से ये क्या था? फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे? इसको आर बोलते आर। क्या था आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा कुछ याद है? ठीक है, इसके 6 केसेस बनते थे, याद है? कौन से थे? मतलब एक तो सी से पीछे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इसमें इमेज क्या बनती थी? एट एफ पे बनती थी, याद आ रहा है? करना पड़ेगा, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। दूसरे में क्या था? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनती थी? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, सेम साइज सेम नेचर। ठीक है, उसका हाँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनती थी? बियॉन्ड सी। ठीक है, याद है? एट एफ पे, इन्फिनिटी पे, और जब एफ से भी आगे रख देते थे तो मिरर के अंदर बनती थी। ठीक है, इन 5 केसेस में, हाँ, इन 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, और जब उसको पी और एफ के बीच में रख दिया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये चीज़ें याद है? याद आ गई? पक्का याद आ गई? याद थी पहले से ही? चलो, थी तो अच्छी बात है, रिवाइज हो गई। उसी तरह से अपने पास क्या आता है फिर? कन्वेक्स, कन्वेक्स आ जाता था। कन्वेक्स में क्या होता था?
दो ही केस थे। इस लाइन को क्या बोलते हैं कन्वेक्स में? सेम है। सेम ही है, नाम तो सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस का नाम क्या था? फोकस नहीं, पोल। पोल। इसका नाम? फोकस। अच्छा हाँ ठीक। असल में एक लाइन को देख के आप नहीं बता सकते कभी भी, हाँ दो लाइन लगानी पड़ेगी, एक सी है इसीलिए। इसमें दो ही केस थे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट को फैला देता है। अभी क्या लगेगा? लाइट एफ से पास हो रही है, याद है रूल्स इसके? अगर पैरेलल है तो एफ से पास होगी, एफ से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और हमें लगेगा इसमें कि एफ से पास होने की एक्टिंग कर रही है, ऐसा ऐसा कुछ होता था। ठीक है, इसमें क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी ना, याद आया? एट एफ। और दूसरे में क्या होता था? ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, ठीक है, मान लो अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो इसकी एक रे तो कैसे जाएगी? फोकस से जाएगी, जो रियलिटी में दूर जाती हुई दिखेगी। दूसरी आप इसमें यहाँ से लेते थे इस तरह से कुछ, ठीक है, ये इधर जाएगी, ये क्या बन गया? इमेज बन गई। तो दो ही केस थे इसके अंदर, याद आ रहे हैं? पक्का। उसी तरह से अपने पास कन्वेक्स लेंस, इसमें अपने पास 6 केस थे। कन्वेक्स लेंस में क्या क्या होता था? ऑलमोस्ट ठीक है, वाह, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, तो ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। ये क्या है? पोल। ये क्या है? ओ फॉर ऑरेंज, नहीं तो ओरिजिन, नहीं, ऑप्टिकल ये दो सेंटर। सर्कल से बन गया। हाँ, सर्कल से, दो सर्कल से बनता है, दो स्फीयर से, बस दो स्फीयर। दो स्फीयर से बनता है रियलिटी में तो। ठीक है, शीशा पतला सा थोड़ा होता है, हाँ, चौड़ाई होती है ना कुछ इसलिए। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। इसके पास क्या था? एक F1 था, एक 2F1 था, एक F2 था और एक 2F2 था, ये था। ठीक है, जो 10th क्लास तक आपने पढ़ा है उसमें फोकल लेंथ जो यहाँ से बनेगी और यहाँ से बनेगी सेम होती है। ठीक है, F1 और F2 होता है। लेकिन 12th में क्या आ जाएगा? F1 और F2 की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। अपन इसमें क्या पढ़ा था? लेंस फॉर्मूला। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला, कि जब लेंस बनाते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। कहते हैं ना इसको इतने नंबर का चश्मा लगेगा, तो चश्मा लगेगा इसका मतलब क्या? फोकल लेंथ एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो कौन से वाली फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट करते हैं, चश्मा बनाना कैसे होता है, वो यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, सिखाएंगे नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला बताएंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि आपको ग्लास खिसके उसकी फोकल लेंथ को करनी है। ठीक है ना, तो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा इसके अंदर। अच्छा, कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस याद हैं? इसमें ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो लाइन, ये कन्वर्जिंग मिरर था, लाइट ऐसे पास होगी, और ओ से पास। ठीक है, ओ से नहीं, ओ से नहीं करेगी। पैरेलल है तो एफ से पास करेगी, ओ से पास ऐसे करती है, हाँ, ओ से ये वाली पास करेगी, जो ओ से पास कर रही है वो बिना मुड़े चली जाती है, ओ से जो पास करती है वो बिना मुड़े चली जाती है। हर बार थोड़ी वो उस वाली से आगे जाके मिलती है। किससे? जो ऊपर वाली है। हाँ, ये वाली। हाँ, ये तो अगर पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद वो हमेशा एफ से पास होती है। इसके अंदर ऐसा होता है। कौन सा? इन्फिनिटी वाला। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज एफ पे बनेगी। मान लो F1 ये, पे है। हाँ, F1 का बनाने का। क्या रे? हम्म, ये ऐसे नहीं, तो ऊपर करके। ऐसे हाँ, ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट। F1 पे। हाँ, अच्छा, दोबारा बना लेते हैं। इस तरह से, ठीक है, ये लो, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कह रहे हो आप, F1 पे रखना है ना, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। बताओ, अब पहले रे पैरेलल, हाँ, पैरेलल होगी तो F से पास करेगी, पैरेलल होगी तो कहाँ से पास F2 करेगी? से। F2 से पास करेगी। फिर O से, हाँ, जो दूसरी रे O से जा रही है वो कहाँ से पास करेगी? और सीधी जाएगी। तो वही तो अब अपन, इसमें वो एक तो होता है कि आगे इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी। हाँ एक होता है नहीं मिलती तो पीछे वर्चुअल बन जाएगी। हाँ, तो ये F1 का इन बिटवीन ओ एंड F1 पे होती है। वो बिटवीन O एंड F1 था। O एंड F बिटवीन O F1 हाँ। वो वर्चुअल बनती है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे आएगा ना, हाँ, उस टाइम पे होता है वो। तो मतलब ये ठीक है, मिलेगा, हाँ, तो हाईली इनलार्ज होगा। हाईली इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, याद आया?
इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या हो? ठीक है, आज आपको करना क्या है, एक तो मिरर के सारे डायग्राम्स और एक लेंस के सारे डायग्राम। इसके कितने हैं? 6 + 2 + 1। और इसके कितने हैं? 6 + 2। एक कौन सा? प्लेन मिरर वाला। ठीक है, 6 कौन से? कनकेव मिरर वाले। ठीक है, 2 कौन से? कन्वेक्स मिरर वाले। और यहाँ पे 6 कौन से? कन्वेक्स लेंस वाले और 2 कनकेव वाले। ठीक है, आज आपको इन 6 डायग्राम्स को बना के देखना है ताकि ये चीज़ पूरी तरह से आ जाए। ठीक है, कल आप इसका फटाफट से एक क्विक रिव्यू लेंगे जो पढ़ा है इसी का। ठीक है, जो अपन ने पढ़ा है सारा का सारा याद है या नहीं है ये मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बना देंगे। ठीक है, अभी 2-4 दिन में। और आज का एक बार अपना ये होमवर्क है। ठीक है, क्या ये डायग्राम्स ट्राई कर लोगे? हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर कल अगर इसमें से कोई डाउट नहीं हुआ तो फिर आप इलेक्ट्रिसिटी को एक बार क्विक रिव्यू ले लेंगे, जैसे आज अपन इसका किया है। इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज़ अपनी जो 10th वाली 12th में है वो तो अपनी कल ही हो जाएगी। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें बचेगी वो अपनी स्लोली होती रहेगी। पहले आप वो करवाओगे कौन सा? जो 10th का वो रिप्लाई। हाँ, अभी अपन सारा का सारा 10th का जो 12th में अपने को चाहिए वो सारा का सारा कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि देखो 12th की फिजिक्स मुश्किल नहीं है। ठीक है, और पुरानी चीज़ें याद भी आ जाएंगी, इसको रिलेट कर पाओगे। जैसे अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन क्या बोलते थे? वोल्टेज बोलते थे, याद है? V = IR, ओम्स लॉ वाला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने में आसानी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अपने को जो चार्ज की स्टडी करनी है ना, जो अपने शुरू के जो यहाँ पे जो 3 से 4 महीने का काम है, क्या नाम था उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो 4 महीने अपना चलेगा उसके लिए अपने को 10th क्लास का अच्छे से आना चाहिए। तो पहले जो किसमें? पहले कर सकते हैं, पहले ये 3 जो करवाओगे 10th का, उसके हाँ। बाद कौन सा स्टार्ट करवाओगे? उसके बाद अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। स्टार्टिंग